आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 10 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। आईपैक के निदेशक ऋषिराज सिंह के प्रतिनिधि ईडी के सामने हुए पेश। 100 रुपए से ज्यादा सामान पर लगा टैक्स, भारत नेपाल सीमा पर नए नियम से मचा बवाल। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की सेहत को लेकर पूर्व मंत्री ने ये बताया। टीम कुक छोड़ेंगे एप्पल का सीईओ पद, अब कौन संभालेगा कमान। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाने को लेकर क्या कहा। पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे बांग्लादेशी विदेश मंत्री, इशाक डार से मिलकर शार्क पर किया बड़ा ऐलान। सोने चांदी में उठा पटक, जाने क्या है भाव। राकेश बेदी ने आदित्य धर संग काम करने से किया था इनकार, बेटी की बात से बदला मन। और मुजार बानी के बाद पीसीबी ने इस क्रिकेटर को किया बैन। उत्तर भारत के अधिकतर राज्य लू की चपेट में है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने 10 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। असम में भीषण बारिश का दौर चल रहा है, जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रह सकता है। वहीं 21 से 23 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश तथा 21 से 22 अप्रैल के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मेघालय में 21 अप्रैल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 21 अप्रैल को ही कुछ स्थानों पर गरज चमक और आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों, फल और सब्जियों को ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बचाने के लिए जरूरी सावधानी बरतें। राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के निदेशक ऋषिराज सिंह के कानूनी प्रतिनिधि सोमवार को दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हुए। यह पेशी मुख्य रूप से उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच में सहयोग करने के लिए थी, जिन्हें ऋषिराज सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान जब्त किया गया था। 2015 में स्थापित इस कंपनी ने कई राजनीतिक संगठनों को परामर्श प्रदान किया है, जिसमें 2 चुनावी राज्यों बंगाल में तृणमूल और तमिलनाडु में द्रमुक शामिल है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की सलाहकार संस्था आईपैक का कार्यालय सोमवार को सन्नाटे और अंधेरे में डूबा रहा। शनिवार देर रात संस्था के कर्मियों को भेजे गए एक ईमेल ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है, जिसमें कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए सभी ऑपरेशन 20 दिनों के लिए बंद करने और कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया है। जेनजी आंदोलन से बनी युवा सरकार, बालिन शाह के नेतृत्व वाली टीम ने भारत नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। रोजमर्रा के घरेलू सामानों के लिए नेपाली नागरिक, खासकर महिलाएं, अपने गृहस्थी के सामान खरीदने के लिए बिहार सीमा पर आती है, जिससे उनके बजट में कुछ राहत मिलती थी, लेकिन अब सख्ती के कारण उनका बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। बिहार नेपाल सीमा से सटे बीरगंज में सुरक्षा में तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स द्वारा माइकिंग कर यह जानकारी दी जा रही है कि 100 रुपए से अधिक का सामान लेकर नेपाल में प्रवेश करने पर कस्टम शुल्क देना होगा। इस फैसले को लेकर विरोध हो रहा है। सख्ती के चलते आए दिन सीमा पर तैनात नेपाली सुरक्षा कर्मियों और लोगों के बीच कहासुनी की घटनाएं भी सामने आ रही है। बालिन शाह के इस फैसले से भारत नेपाल के व्यापारी और आम नागरिक दोनों ही मुश्किल में हैं। सीमावर्ती शहरों का व्यापार प्रभावित हुआ है और कस्टम शुल्क के कारण नेपाल में महंगाई भी बढ़ती दिख रही है। खासकर घरेलू खर्च पर असर पड़ा है। ईरान के एक पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी पूरी तरह स्वस्थ है। ईरान ब्रॉडकास्टिंग के पूर्व प्रमुख और पर्यटन मंत्री रह चुके इज़्तुल्ला जरगामी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भरोसेमंद जानकारों का मानना है कि सुरक्षा कारणों से अभी खामेनी की तस्वीरें या ऑडियो जारी करना ठीक नहीं होगा। जरगामी ने लोगों से अपील की है कि वे बेकार की बातों पर ध्यान न दें। यह इशारा उन लोगों की ओर था जो लंबे समय से मुस्तफा खामेनी के सेहत को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। मुस्तफा खामेनी 8 मार्च को सर्वोच्च नेता बने थे। इसके बाद से उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, ना कैमरे पर आए, ना ही उनकी कोई हाल की तस्वीर जारी की गई है। हालांकि पिछले 40 दिनों में कई बार लिखित बयान जारी किए, जिन्हें उनका बताया गया है। 20 अप्रैल को उन्होंने सुन्नी धर्म गुरुओं को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके पिता की मौत पर संवेदना जताई थी।
एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। एप्पल ने घोषणा की है कि टिम कुक 1 सितंबर 2026 से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे और जॉन टर्नर्स नए सीईओ होंगे। जॉन टर्नर्स फिलहाल हार्डवेयर इंजीनियर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक ने सीईओ का पद संभाला था। अब उनका लगभग 15 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। भविष्य में कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर टीम कुक कंपनी के कुछ कामों में मदद करेंगे, जैसे दुनिया भर के नीति निर्माताओं से जुड़ना। वहीं जॉन टर्नर्स 2001 में एप्पल की प्रोडक्ट डिजाइन टीम से जुड़े थे। 2023 में वे हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट बने। टर्नर्स ने 2021 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग के तौर पर एग्जीक्यूटिव टीम ज्वाइन की थी। अब वो सितंबर के महीने से सीईओ का पद संभालेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी तब तक नहीं हटाएगा जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब यह साफ नहीं है कि युद्ध खत्म करने के लिए दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, नाकाबंदी ईरान को पूरी तरह तबाह कर रही है। वे हर दिन $500 मिलियन गंवा रहे हैं। ऐसा लंबे समय तक चलना नामुमकिन है। दूसरी ओर ईरान कह चुका है कि जब तक ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी तब तक बातचीत नहीं होगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान की राजधानी में बैठक की संभावना को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन बैठक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी तक वॉशिंगटन से रवाना नहीं हुए हैं। वहीं ईरान ने कहा है कि उसने अब तक यह तय नहीं किया है कि वह बैठक में शामिल होगा या नहीं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को फिर से शुरू करना प्रधानमंत्री तारिक रहमान की विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने यह बात तुर्की के अंतालय डिप्लोमेसी फोरम में एक मंत्री स्तरीय पैनल में हिस्सा लेने के दौरान कही। इस पैनल में खलीलुर रहमान, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और अफगानिस्तान के परिवहन मंत्री अजीजी शामिल थे। खलीलुर रहमान को अमेरिका का करीबी माना जाता है। वह मोहम्मद यूनुस की सरकार में बांग्लादेश के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार थे। बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने डिप्लोमेसी फोरम में सार्क की स्थापना के लिए पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पहल के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों के कारण सार्क पिछले लगभग एक दशक से निष्क्रिय पड़ा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैठक में मौजूद पैनल इस बात पर सहमत हुआ कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति ही है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। खुदरा कारोबारियों और स्टॉकिस्ट की खरीदारी कुछ ऐसे प्रभावित हुई। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार सोमवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2.57 लाख रुपए प्रति किलो थी। वहीं सोना 1.57 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को बाजार बंद होने के समय 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 22 कैरेट के दाम 1,48,450 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि सराफा बाजार के उलट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बीते सत्र में दोनों कीमती धातुएं गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी। मई डिलीवरी वाली चांदी की कीमत सोमवार रात लगभग 10:45 पर 3,953 रुपए यानी 1.54% फिसल कर बोली जा रही थी। यह 2,53,189 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। वहीं सोना 764 रुपए यानी 0.49% टूटकर 1,53,845 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बोला जा रहा था। धुरंधर और धुरंधर 2 की बम्पर सक्सेस से सिर्फ रणवीर सिंह या आदित्य धर को ही नहीं बल्कि इसके अन्य कलाकारों को भी खूब फायदा हुआ है और वाहवाही भी मिल रही है। कुछ कलाकार तो ऐसे हैं जो दशकों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है और अब जाकर उन्हें मनचाहा स्टारडम मिला है। ऐसे ही एक कलाकार राकेश बेदी हैं जिन्हें अब लोग जमील जमाली के नाम से ही बुलाने लगे हैं। फिल्म में निभाया गया उनका जमील जमाली का किरदार तो सभी का फेवरेट बन चुका है और इंटरनेट की दुनिया में काफी मीम भी बने हैं। अब तक राकेश बेदी के जमील जमाली वाले क्लिप्स और मीम वायरल है। पर क्या आप जानते हैं कि एक्टर पहले आदित्य धर के साथ काम करना नहीं चाहते थे। वह आदित्य धर के साथ काम करने में हिचक रहे थे क्योंकि वह नए डायरेक्टर थे। इसका खुलासा खुद राकेश बेदी ने फराह खान से बातचीत में किया।
दिया। उन्होंने कहा, मैंने आदित्य धर के साथ काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में बेटी के समझाने के बाद मैंने हाँ भरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के ऑलराउंडर दासून सनाका पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग से 1 साल के लिए बैन कर दिया है। यह फैसला 2026 सीजन में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से लिया गया है। दरअसल सनाका को लाहौर क्वालंडर्स ने करीब 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने PSL छोड़ दिया और IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स से जुड़ गए। वहां उन्हें घायल सैम करन की जगह मौका मिला। PCB ने इसे नियमों का उल्लंघन माना और साफ कहा कि आखिरी समय पर इस तरह हटने से टीम की तैयारी बिगड़ती है। इस पूरे मामले पर सनाका ने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा उन्हें अपने फैसले पर अफसोस है और वे पाकिस्तान के फैंस और खासकर लाहौर कलंदर्स के समर्थकों से माफी मांगते हैं। PCB का यह सख्त फैसला ऐसे समय में आया है जब IPL और PSL के शेड्यूल टकरा रहे हैं और कई खिलाड़ी ज्यादा पैसे और मौके की वजह से IPL को चुन रहे हैं। इसी को देखते हुए बोर्ड अब नियमों को लेकर सख्ती दिखा रहा है।